क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द वैल्यू ऑफ करेंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। कुछ वैल्यू आपको दी हुई हैं, ठीक है। वो वैल्यू मैं पहले बोर्ड पर नोट कर लेता हूँ। वो हैं करंट की और वोल्टेज की वैल्यू। करंट जो है वो सारे एम्पियर में गिवन है और वोल्टेज सारे वोल्ट में गिवन है, ठीक है। कितने कितने हैं? 0.5 के लिए वोल्टेज है 1.6, 1.0 करंट के लिए वोल्टेज है 3.4, 2.0 के लिए है 6.7, 3.0 के लिए है 10.2, 4.0 के लिए है 13.2। क्वेश्चन में उसने बोला है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ग्राफ बनाने के लिए आप VI ग्राफ बनाने जा रहे हो। ध्यान से सुनो, VI ग्राफ। VI ग्राफ में जो वोल्टेज है वो X होगा और करंट जो है वो Y एक्सिस पर होगा। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, यहाँ पर दो एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? I और यहाँ पर क्या लिख दूँ? V, ठीक है। और ये ऑरिजिन है। अब यहाँ पर आप कोई एक स्केल मान के लेकर चल लो, ठीक है। वो स्केल क्या लेकर चलोगे? वोल्टेज की वैल्यू आप देख लो किस तरह से चल रही है। तो आप 1-1 का गैप लेकर भी चल सकते हो, ठीक है। 2-2 का गैप भी लेकर चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगी तो आप 2-2 का गैप भी ले सकते हो। तो देखो, अगर मैं ऐसे लेकर चलूँ 2-2 का गैप, तो यहाँ पर 2 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ कितना आ रहा होगा? 4 वोल्ट। फिर इसके बाद 6, 8, 10 और 12 और 40, ऐसे, ठीक है। और करंट के लिए आप देखो कि हम लोग 1-1 का भी ले सकते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और इसके बाद 5.0, ठीक है। इस तरह से ले लिया। अब इनको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करना बहुत आसान है। आपने क्लास 9th पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ाई है। तो ये वैसे ही मान लो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स और वाई एक्सिस पर। तो आई की वैल्यू कितनी बच्चों? 0.5। 0.5 मान लो यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। उसके लिए 0.5 यहाँ करंट एक्सिस पर, 0.5 यहाँ रहा होगा। उसके लिए वोल्टेज कितना है? 1.6। तो 1.6 में मान लेता हूँ यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। ये आ गया पहला पॉइंट आपका। अब दूसरा सुनो ध्यान से। 1 के लिए वैल्यू कितनी है? 3.4। तो 3.4 में मान लेता हूँ 2 और 4 के बीच में 3 रहा होगा और 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं मान लेता हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे होगे तो आप एग्जैक्ट लेकर चलोगे उसको, ठीक है। 3.4 कहाँ आ रहा होगा? 10-10 का गैप तो होगा ही इसमें। तो यहाँ पर बीच में मिड पे तो 3 होगा और 3 और 4 के बीच में कितने रहे होंगे? 10। 10 में से 3.4 नंबर पर जो आ रहा होगा 3.4 रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद 2.0 के लिए 6.7 पर जाना है। 6.7 कहाँ रहा होगा? 6 और 8 के बीच में 7 रहा होगा। 7 और 6 के बीच में 6.7 आ रहा होगा। मान लेता हूँ यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि मैं तो एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर करना होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट 3.0 के लिए 10.2। 10.2 यहीं कहीं रहा होगा, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल। तो 3.0 से लेकर जाता हूँ, ठीक है, 10.2 पर। तो ये कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 के लिए कितना है वोल्टेज? 13.2। 13.2, 12 और 14 के बीच में 13 आया होगा और उसी के आसपास कहीं 13.2 रहा होगा, ठीक है।
ये कोई पॉइंट आ गया होगा। ओके, अब जब आप इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कराओगे, स्केल ले लेना, स्केल से ज्वाइन कराना, जब आप ज्वाइन कराओगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पर एक कर्व नहीं बन रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। अगर यहाँ पर बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मैं सिर्फ एक यहाँ पर एक रफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इन सारे पॉइंट से होती हुई, ठीक है। ये वाली लाइन कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन ये दिखा रही है कि ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ये कौन से लॉ को फॉलो कर रही हैं? ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को फॉलो कर रही हैं। वी और आई आपस में कैसे हैं? प्रोपोर्शनल हैं। ध्यान रखना, ओम्स लॉ क्या कहता है, सुन लो ध्यान से। ओम्स लॉ ये कहता है कि वी किसके प्रोपोर्शनल होता है? यही कहता है, यानी कि जितना वी बढ़ेगा उसी तरह से क्या बढ़ता है? आई बढ़ता है। तो अगर हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कैसा? तो आंसर है ऐसा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ ग्राफ है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी वाल आपके पास कंडीशन हो जिसमें वोल्टेज और करंट एक साथ ना बढ़ रहे हो, वो आप आगे जाके क्लासों में पढ़ोगे, तो वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वोल्टेज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो उस केस में जो ये ग्राफ दिखाई देगा आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक पहले तो स्ट्रेट रहा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ओम्स लॉ को। फिर उसके बाद ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ग्राफ स्ट्रेट रहेगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ देखा जाता है, ठीक है। अब अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ओम्स लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वी किसके इक्वल हुआ करता है? बोलो, आई आर के। आर यहाँ पर क्या था? कांस्टेंट, ठीक है। आर यहाँ पर एक कांस्टेंट था। तो अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, कहीं पर भी निकाल सकते हो का मतलब यहाँ पर किसी भी इंटरवल के लिए अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे वो सब जगह कांस्टेंट रहने वाली है। तो मैं किसी भी इंटरवल के लिए निकाल सकता हूँ। तो मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, वोल्टेज ले लिया कुछ, यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ इतना वोल्टेज, 4 से लेकर कितना? 10, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया? वोल्टेज। 4 से लेकर 10 तक का वोल्टेज बताओ कितना हो गया? कितना डिफरेंस आ गया? 6 वोल्ट का। कितने का आएगा? 6 वोल्ट का, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ से आर की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या? वी अपॉन आई। वोल्टेज कितने का लिया है मैंने? 6। समझ में आ गया कहाँ से आया? मैं 4 से लेकर कहाँ तक का ले रहा हूँ? 10 तक का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 4 कितना? 6। और फिर करंट कितना होगा? तो करंट के लिए क्या करना होगा? आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो इस वाली लाइन को, जो ओम्स लॉ वाली मैंने लाइन बनाई थी, इनको ज्वाइन करके वो उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है, वो नोट कर लोगे कहीं पर। फिर इसके बाद क्या करोगे? फिर 10 पर देखना है। मान लो 10 तक ही तो लेकर गए थे हम, तो 10 से एक लाइन लेकर जाओगे, यहाँ कहीं आया, फिर क्या करोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट की वैल्यू कितनी हो गई है वो चेक कर लोगे ग्राफ पर। एग्जैक्ट वैल्यू वहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता कि क्या आएगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैंने कोई भी एक इंटरवल ले लिया वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये इंटरवल कितने का लिया गया है? बोलो, 6 वोल्ट का, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू तो पता चल गई, वो तो हमने अपनी मर्जी से ले ली। अब बात आ रही है करंट कैसे लें। तो करंट कैसे लोगे? इनिशियल से एक लाइन लेकर जाओगे इधर, फाइनल से एक लाइन लेकर जाओगे इधर। अब ये जो गैप है ये हमें किसकी वैल्यू देगा? बोलो, आई की। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूँ, मान लो ये आया होगा, सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये 1.5 आया और मान लो बच्चों ये आया 3.8 एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 3.8 में से 1.5 क्या कर दोगे? माइनस करके आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की। वो करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो मैं मतलब जस्ट एक रैंडम लिख सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा आंसर कुछ डिफरेंस
0.25 या ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ये मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया होगा वो कितना आया होगा, 1.25 या 1.5 जो भी मान लो, उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। समझ में आ गया ग्राफ से कैसे करना है। फिर से ग्राफ को प्लॉट करना आसान है। प्लॉट करने के बाद क्या करोगे, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये इंटरवल लिया है तो आप भी ये इंटरवल लो। आपका मन करता है कि आप तो सर, मैं तो सर यहाँ से यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ केवल, ठीक है, 2 और 4 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से लेकर 4 तक लेकर जाओ। फिर करंट कैसे पता करोगे, 2 से एक लाइन लेकर जाओगे जो कि इस बीच वाली कॉमन वाली लाइन को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट, वहाँ से परपेंडिकुलर। फिर 4 वाली लाइन से लेकर जाओगे वहाँ से परपेंडिकुलर। फिर यहाँ 2 पॉइंट के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो करंट की वैल्यू हो जाएगी। वो पुट करोगे आंसर आएगा। कर पाओगे? इस तरह से आप ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. क्या क्या दिया हुआ है बताइए। एक तो बैटरी लगाई हुई है आपने कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ठीक है। रजिस्टर पता नहीं, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, ओके। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, करंट गिवन है कितना, 2.5 मिली एम्पियर, ओके, इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो कितना आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। V इक्वल्स टू क्या हुआ करता है, तो R इक्वल्स टू क्या होता होगा बोलो, V अपॉन I। वोल्टेज कितना है 12, और करंट की वैल्यू यहाँ मिली एम्पियर में है ना, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। 2.5 10 टू द पावर कितनी, -3, इतना क्या एम्पियर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, ये 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा, ये बेसिकली कितना है 1000 ही तो है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटा देना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप 25 से कैंसिल करा देना, 25 4 जा 100 और 400 इंटू 12 करा देना, कितना आ जाएगा 4800, इतना क्या ओम। ये रेजिस्टेंस रहा होगा कितना 4800 ओम। आसान है ना। V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाना, V पता है, I पता है, R निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान हुआ। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर दिस। कई सारे रजिस्टर दिए हुए, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द रजिस्टर 12 ओम। ओके, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और आप बड़े आसानी से कर भी पाओगे इसे। हमारे पास कुछ रजिस्टर गिवन है जिनकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। कितने कितने रेजिस्टेंस हैं बताइए, 0.2 ओम, 0.3 ओम, और बोलो 0.4 और 0.5 और 12 ओम। ठीक है, ये सब सीरीज में लगाए गए हैं और इन सब के साथ एक बैटरी भी लगाई गई है। कितने वोल्ट की बोलो, 9 वोल्ट, ठीक है। वो पूछ रहा है कि बताना है आपको कि ये जो 12 ओम वाला रजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कि इन रजिस्टर से कनेक्ट की गई है, तो आप बताओ उस 12 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा।
तो बच्चों आप जानते हो कि जब भी रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे होते हैं तो उन सब में करंट की वैल्यू कैसी रहती है, सेम, है ना, सेम करंट फ्लो होता है। तो उसने सिर्फ ये जानने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये बात पता भी है या नहीं। तो आप 12 ओम पर कुछ ऐसा मत सोचना कुछ अलग से चीज़ पूछ ली, नहीं। 12 ओम में क्या, जितने भी ये करंट हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, उन सब में सेम करंट ही फ्लो होना है। तो आप करंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा इसका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम इन सब रेजिस्टेंस को ऐड करा देते हैं पहले। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 13.4 इतना ओम। ये इस कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में कंप्लीट वोल्टेज कितना है, V पता है, R पता है, क्या निकल जाएगा I। कैसे निकालोगे, V इक्वस टू आई आर होता है, तो I इक्वस टू क्या होता होगा बोलो, V अपॉन R। वोल्टेज है हमारे पास 9 और रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना 13.4, तो ये निकल कर आएगा कितना 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.67 एम्पियर जो करंट आया है ये करंट सब में कैसा होगा, सेम। तो यहाँ भी 0.67, यहाँ भी, तो यानी कि 12 ओम वाले में भी 0.67 एम्पियर होगा। तो ये बात आप वहाँ पर नोट कर दोगे कि इलेक्ट्रिक करंट remains same in series combination। Therefore, current in 12 ohm resistor will be कितना 0.67 एम्पियर। ठीक है, समझ आ गई बात आपको कैसे करना है, क्लियर है ये, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो रजिस्टर दे दे आपको, वोल्टेज दे दे, करंट निकाल लो। अगर ये क्वेश्चन पैरेलल के लिए होता तो हम पर्टिकुलरली क्या करते, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेकर चलते 12, है ना। तब उस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वोल्टेज तो सब में सेम होता तो V की वैल्यू तो 9 ले लेते, और ये सब पैरेलल में लगे होते तो जिसमें पूछा है सिर्फ उसी को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट क्योंकि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा क्योंकि सब में करंट सेम रहना है, तो इसलिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तब जाकर करंट निकलेगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। अब इसके बाद आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स जो कि पैरेलल में लगाए गए हैं आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, हमारे पास करंट गिवन है कितना, वोल्टेज गिवन है कितना 220 वोल्ट, और वो कह रहा है कितने रजिस्टर हों 176 ओम के पैरेलल में लगाए जाए जिससे कि इतना करंट और इतना वोल्टेज रहे। हाँ ठीक है, तो पहले तो एक बात बताओ, अगर करंट इतना हो और वोल्टेज इतना हो तब उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R इक्वल टू क्या हुआ करता है V अपॉन वोल्टेज कितना और करंट कितना 5। सॉल्व कर लो, कितना आया 44 ओम। अब उसने बोला है हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, तो मैंने माना कि ऐसे n रजिस्टर लगाए जाएं पैरेलल में, ठीक है, जिससे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाए 44 ओम बन जाए। तो
ठीक है, ऐसा समझ लेना इसको। जैसे मान लो पैरेलल में लगाया जा रहा है एक रजिस्टर, ये लगाया हमने कितने का, 176 ओम का। एक और लगाया कितने का, एक और लगाया कितने का, 176। एक और लगाया, एक और लगाया, एक और लगाया, ऐसे कितने लगाए वो ये पूछ रहा है। तो मैंने माना क्या लगाए, कितने लगाए, एन लगा दें। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं सारे रजिस्टर, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना होता तो आप कैसे निकालते। तो आंसर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ऐसे कब तक करते रहोगे, एन टाइम तक। ठीक है, ऐसे एन टाइम तक जा रहा होगा ये। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है ध्यान रखना, तो ये 1 1 1 1 1 ये एन टाइम लिखे गए हैं, तो ऊपर कितना, नीचे एलसीएम तो 176 आ रहा होगा, लेकिन ऊपर कितना आ रहा होगा, एन। 1 कितनी बार आ रहा होगा, एन टाइम। अगर ये 1 मान लो 3 बार लिखा होता तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाता, 3। उस 3 को हम 1 × 3 लिख सकते हैं, यानी 1 × 3 आता। अगर ये 4 टाइम लिखा होता तो ऊपर 4 आ जाता, यानी 1 × 4 आता। ऐसे ही एन टाइम लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, 1 × n यानी n। बात आ गई आपको समझ में, ठीक। 1/RP ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 176 ये आएगी। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि आपको क्या क्या पता था, करंट पता था और वोल्टेज। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पहले से पता था, कितना, 44। वो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखना n इधर आ जाएगा, 44 इधर आ जाएगा। n इक्वल्स टू कितना, 176 इससे इसको डिवाइड करा दो, तो ये 4 टाइम इसको डिवाइड कर देगा। तो ऐसे कितने रजिस्टर चाहिए होंगे, 4 रजिस्टर। अगर हम कैसे लगा दें, 176 ओम के अगर हम 4 रजिस्टर पैरेलल में लगा देंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 44। उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पर वोल्टेज कितना रहा होगा, 220 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो होने लगेगा, 5 एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा। कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि 176 ओम के ऐसे कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाए जाएं कि करंट वहाँ पर 5 एम्पीयर बन जाए और वोल्टेज कितना, 220, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये पता कर लिया कि अगर 220 वोल्ट की लाइन हो और 5 एम्पीयर करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बनता कितना है। तो कितना बना, 44 ओम। तो हमने आप ऐसे समझा इस क्वेश्चन को कि 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाए जाएं कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाए। ठीक है, तो मैंने माना n लगाए जाएं, तो यहाँ पर n आएगा, और फिर रेजिस्टेंस तो ये पहले से पता ही था इक्विवेलेंट, वो यहाँ रख दिया, यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। Show how would connect 3 resistor each of 6 ohm so that the combination has the resistance of 9 ohm। आप 6 ओम के 3 रजिस्टर आपस में कैसे कनेक्ट करोगे सच दैट उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आए वो कितना आना चाहिए, 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए। देखो बच्चों, एक बात तो पक्की है, क्या, कि 9 ओम इन सब से कैसा है, बड़ा है। तो ये बात तो पक्की है कि इनमें से पैरेलल में तो नहीं लगेंगे ये तीनों। एक ही रिजल्ट पता चला अभी कि ये तीनों कैसे नहीं लगे होंगे, पैरेलल में। सीरीज में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो 9 से ग्रेटर आ रहा है, तो यानी ये तीनों सीरीज में भी नहीं लगे होंगे। 2 बातें पता चल गई। अब इसका मतलब यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का कुछ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 2 सीरीज में लगा कर देख लेते हैं और उसके साथ एक पैरेलल में, ऐसा करके देख लेता हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं रैंडम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा आएगा सही या मेरा या नहीं आएगा। तो ये हम एक्चुअल में ट्रायल एंड एरर से ही करते हैं जब भी करते हैं,
2 लगा दिए, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और इनके साथ 1 लगा दो पैरेलल में। ठीक, करके देखो। तो पहले तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो इसके साथ पैरेलल में करो, तो 1/RP इसके इक्वल होगा 1/12 + 1/6। बताओ कितना आएगा एलसीएम, 6, 12 आएगा एलसीएम, और यहाँ पर कितना बनेगा, तो 1/R = 3 तो ये तो 4 बनेगा। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 9 ओम। ठीक है, तो अभी हमें 9 ओम चाहिए, तो यानी कि 4 ओम बन रहा है यहाँ, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन तो काम करेगा नहीं। ये मैंने बाय ट्रायल एंड एरर किया, फर्स्ट ट्राई, ठीक है। अब कुछ दूसरा करना पड़ेगा जब ऐसा नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि 2 पैरेलल ले लेते हैं और इसके साथ 1 सीरीज में ले लेते हैं। दोनों पैरेलल हो गए। अब इन दोनों को पहले पैरेलल लगा रहा हूँ, तो आएगा 1/6, 1/6, ठीक है। तो 1/R एलसीएम 6 आएगा, यहाँ 2/6 बनेगा। फिर 1/, या मैं कहूँ सिंपली डायरेक्टली लिख देता हूँ, R की वैल्यू कितनी आ गई होगी, उल्टा करोगे 3 ओम बन गई। अब ये जो आंसर आया है इसका तो आ गया 3 ओम, उस 3 ओम को इस 6 ओम के साथ प्लस करोगे, सीरीज में लगाओगे तो 9 ओम बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले से गिवन होगा, तो उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले डिफरेंट तरीके से लगा कर देखोगे और फिर फाइनल अपना आंसर दोगे, कर पाओगे। इसी तरह से उसने एक और क्वेश्चन करने के लिए बोला है, इसी में ही एक और पार्ट, वो कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लेकर आओ, 2 ओम। 6 ओम के रजिस्टर ऐसे लगाने हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आ जाए, 2 ओम। जब 2 ओम उसने कहा तो वो 6 ओम से सबसे कैसा है, छोटा है, स्मॉल है, यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 ओम के तीनों रजिस्टर कितना लाना है, 4 ओम लाना है। 4 ओम वाला तो ये वाला हो जाएगा, है ना। अगर 2 ओम लाना होता तो तब क्या होता, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तीनों पैरेलल में लगा देते हैं, है ना, तीनों पैरेलल में लगा देते हैं। ये 3 बन जाता है, इसको उल्टा कर देते, तो आंसर ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपने इन टेक्स्ट में भी किए थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे थे, कर पाओगे। इस तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो 2-3 आपको रजिस्टर दे देगा और कहेगा ये वाला इक्विवेलेंट ला कर दिखाओ, ये वाला इक्विवेलेंट ला कर दिखाओ। तो स्टार्टिंग में ही उसके इक्विवेलेंट के रिजल्ट को देखकर ही पता कर लिया करो कि अगर इसका आंसर सबसे बड़ा है तो यानी कि सीरीज हो सकता है, लेकिन अगर सीरीज करने पर सम उसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ सीरीज में होंगे और कुछ पैरेलल में होंगे। दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे कहना चाहिए कितना, 220 वोल्ट। और ये जो बल्ब हैं, बेसिकली ये जो सप्लाई दी गई है किनको दी जा रही है, बल्ब को, और ईच बल्ब रेटेड है कितना, 10 वाट, 10 वाट पावर है, ठीक है। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। करंट कितना, ठीक है, क्या कह रहा है वो, कितनी लैंप, ऐसे बल्ब की कितनी लैंप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हो सो दैट द मैक्सिमम करंट कितना बन रहा हो, 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने भी इससे थोड़ी देर पहले किया था। क्या क्वेश्चन था वो,
उसमें ये पूछ रहा था कि 176 ओम के कैसे कितने रजिस्टर लगा दिए जाएं। यहाँ पर उसने रजिस्टर की जगह लैंप कहना शुरू कर दिया है। इस क्वेश्चन में उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ था, बट उस वाले क्वेश्चन में क्या दी हुई है, पावर। तो पावर से पहले क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस। ईच लैंप का क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, और क्या हुआ करता है, v² अपॉन, तो R इक्वल्स टू क्या होता होगा, v² अपॉन p। v कितना है 220, इसका स्क्वायर, और पावर कितनी है 10। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 4840 है ना। 484 तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और 2 जीरो आए होंगे, और अपॉन में क्या चल रहा है 10, तो कितना बन रहा होगा। अब ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन बन गया, उसमें भी यही दिया हुआ था आपको, और वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस 176 ओम था, इस बार 4840 ओम है। तो अब सुनो ध्यान से, पहले तो आप ये देखो कि अगर वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो 5 एम्पियर करंट बनने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए, तो वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, R इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना निकल कर आएगा, 44 ओम आ गया। अब क्या करोगे, अब आप ये मान के चलो कि ऐसे एक लैंप का रेजिस्टेंस इतना है, तो ऐसी कितनी लैंप वो पूछ रहा है कि लगा दी जाए पैरेलल में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 44 ओम। तो हमने माना कि लेट n लैंप लगा दी जाए। तो अगर n लैंप अगर पैरेलल में लगाओगे तो उनका रिजल्ट क्या बनता होगा बच्चों, बताओ। ऐसे तो लगाओगे 1/4840 प्लस 4840 प्लस ऐसे करते जाओगे कब तक, n टाइम। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/RP 1 + 1 + 1 n टाइम अगर लिखाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा n, और इन सबका एलसीएम कितना। अब इसका रेसिप्रोकल कराओ, तो रेसिप्रोकल कराओगे तो कितना बनेगा बोलो, 4840 तो ऊपर, और अपॉन में क्या n। बट हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है कितनी, 44 बननी चाहिए। n इधर लेकर आ जाओ, अपॉन में 44। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करा दो तो ये 110 बन जाएगा। यानी कि इतनी लैंप लगाई जा सकती हैं पैरेलल। ठीक है, इतनी लैंप आप पैरेलल लगाओगे जिनका ईच का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम, तो उस 220 वोल्ट लाइन में करंट कितना फ्लो होने लगेगा, 5 एम्पियर। ठीक है, वो क्वेश्चन में वो ऐसे नहीं पूछता है आपसे क्वेश्चन कि इतने ओम की कितनी लैंप पैरेलल में लगा दी जाए कि रेजिस्टेंस इतना बन जाए। वो रेजिस्टेंस की नहीं पूछता, वो किसकी पूछता है आपसे, करंट। ध्यान रखना किसका पूछता है, वो पूछता है इतनी कितनी लैंप लगा दी जाए पैरेलल में कि करंट कितना बने, मैक्सिमम 5 एम्पियर। लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हो। आप क्या करते हो, वोल्टेज पता है, करंट पता है, इतना बनाना है, तो इस हमें ये पता चल जाता है कि मटेरियल में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमम। करंट किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर। तो आप रेजिस्टेंस पता कर लेते हो कि इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए तभी मैक्सिमम इतना करंट बनेगा। तो आप इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर इसके इक्वल लेकर आते हो, और फिर वहाँ से आपको पता चल जाती है कितनी नंबर ऑफ लैंप चाहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।